मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला है। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। से रूबरू होना चाह रहा था कि नव वर्ष आने वाला है और ये साल की एक एंडिंग क्लास है अपने आप में, और आप लोगों से इस बहाने आप लोगों के दर्शन करना चाह रहा था। सर, ये क्या टॉपिक क्या चल रहा है सर, ये अपना आज का टॉपिक हमारा है D30 या त्रिमशांसा चार्ट के ऊपर। मैंने सभी माननीय सभी महान व्यक्तियों को कह दो आप। महान व्यक्तियों के नहीं, माननीय छात्रों को मैंने इसका कैलकुलेशन बिल्कुल मतलब घोल के उसका जो है वो जूस बना कोवैक्सीन और दिया। कोविशील्ड करके डबल डोज लगा दी है, तो वो उनको कैलकुलेशन पूरा अच्छी तरह आ गया। इससे बेटर था आप ब्लूटूथ ओपन करा लेते। आप इनसे बोलिए कि आप अपने हार्ट का ब्लूटूथ ओपन करें और आप अपना ब्लूटूथ ओपन करके डाटा ट्रांसफर कर देते, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस अब चलिए, मैं यही कह रहा था कि पंच महाभूत जो तत्व हैं उस पे मैंने कहा सुनील जी आज आपको थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये आपके फिजिकल सेंसेस से मतलब है, और जितने भी अरिष्ट हम करते हैं वो फिजिकल सेंसेस को लेकर ही करते हैं। देखिए ऐसा है, आपने बात को रखा, पहले हमें समझना होगा। जैसे सर ने बताया, D30 चार्ट मिस फॉर्च्यून्स का है। और क्या कभी हमने ऐसा सोचा है कि मिस फॉर्च्यून्स या नेगेटिव चीजें आखिर कहाँ से आती? तो हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि ये पास्ट लाइफ कर्मा। और क्या ये वास्तव में पास्ट लाइफ कर्मा ही हर चीज का जिम्मेवार है? तो D30 चार्ट हमें उसके लिए बहुत ही एक सुगम मार्ग दिखाता है। हमें अपने आप को अपनी ही कमियों से मिलवाने का, ऐसी कमियां जो हमारे मेंटली ब्लॉकेज बन करके बैठी हुई हैं और हम उनको नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, और समझ जब आती हैं तो प्रत्यक्ष रूप से जब तक प्रकट ना हो जाए हमें पता नहीं चलता। जिस प्रकार से कोई भी बीमारी, जो बड़ी बीमारी है, वो कोई एक दिन का परिणाम नहीं होता, उसके पीछे कई वर्षों की प्रैक्टिस, मेहनत, बहुत सी चीजें होती हैं जब कोई बीमारी प्रकट होती है। यानी कि एक दिन आपने गड़बड़ की है, एक दिन खान पान में कोताही बढ़ती है, तो उससे कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं आने वाली। परंतु आपने लगातार गलतियों पे गलतियां की है, तो आपके साथ चैलेंज आ सकते हैं। कोई लीवर का फेलियर कोई एक दिन में नहीं हो जाता, कोई गलत दवाइयां खाने का दुष्परिणाम हो सकता है, वो भी लंबे समय तक। एक दिन तो आप कोई भी नेगेटिव दवा ले भी लेते हो, मतलब जो नहीं खानी थी गलती से ले ली गई है, उसको भी शरीर झेल जाता है। यानी कि आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जो ब्लॉकेज बन जाते हैं, उन ब्लॉकेज की बात करेंगे जो समय समय पर अपना दुष्परिणाम दिखाते रहते हैं। हम उन ब्लॉकेज की बात करेंगे जिन्हें हम इमोशनल ब्लॉकेज भी कह सकते हैं। कुछ चीजें इस संसार में आने के बाद हम ऐसी फील करते हैं जो हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, परंतु जाने अनजाने में वो हमें फील करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें एटमॉस्फेयर ऐसा मिला है, हमें सिचुएशंस ऐसी मिली है, हमें पेरेंट्स ऐसे मिले हैं, हमें रिलेशंस ऐसे मिले हैं। तो उसी चीज का विस्तृत स्वरूप हमें D30 चार्ट से पता चलता है। हमारे दो प्रकार के शत्रु हैं, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। आज हम इंटरनल रिपू के बारे में बात करेंगे और वो हमारे अंदर किस रूप में मौजूद होते हैं और उसके पीछे
हम ही एक कारण है, हम ही सबसे बड़ा कारण है उसके पीछे, वो हम समझेंगे। जन्म के बाद कुछ नेगेटिव चीजों को हम सीखते हैं, यानी कि लर्न करते हैं। हम उनको, कुछ चीजों को हम महसूस करते हैं एटमॉस्फेयर के द्वारा, कि जैसे आप एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां पर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज हर समय फ्लो करती रहती है, तो वो चीज हम सीख नहीं रहे, परंतु जाने अनजाने में गाली गलौज लड़ाई झगड़ा सब हमारे अंदर भरा जा रहा है। किसी भी प्रकार में जो भी एटमॉस्फेरिक घटनाएं हो रही हैं, वो हमारे सब कॉन्शियस ब्रेन में चली जाती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। क्या हम कोई भी, हम में से कोई चाहता है कि हम एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर में जाएं? तो ये हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे माँ बाप हमें किस वातावरण में रखेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं होता। क्या हम क्रिमिनल्स के बीच में पैदा होंगे? अगर क्रिमिनल्स के बीच में पैदा हुए तो हम क्राइम सीखेंगे ना। अब सीखा नहीं है, वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में चला गया है। यही कारण है कि अगर आपके कोई भी व्यक्ति ऐसे फैमिली में पैदा हो जाता है जहां पर किसी का मर्डर करना, किसी का मार पिटाई करना सो इजी टास्क, तो वो बच्चा बेशक कितना भी शरीफ बना रहे, पर अगर उसको प्रवोक किया गया तो वो उस चीज को भी अंजाम दे सकता है। फिर हम कहेंगे ये डीएनए से आ गया, ये उसके अंदर पहले से ही छिपा हुआ बैठा था। अब यहाँ पे जैसे सर ने बताया है, मैं इसको और विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करता हूं। जैसे मंगल, मार्स इज फायर। फायर हमारे लिए बहुत पॉजिटिव भी है, बहुत नेगेटिव भी है, पर ये उस फायर के ब्लॉकेज की बात हम यहाँ पर चल रही है। एक ऐसा सबकॉन्शियस में एक ऐसा नेगेटिव फैक्टर हमारे अंदर घुसा हुआ है जो फायर के रूप में है। अब हाँ, यहाँ पर D30 चार्ट में पॉजिटिव फायर की बात नहीं चल रही है, नेगेटिव फायर की बात चल रही है। जो बाहर निकलती है लड़ाई झगड़े के रूप में, जो बाहर निकलती है पित्त दोष के रूप में, जो बाहर निकलती है नेगेटिव टॉक्स के में, हमारी ये सब चीजें नेगेटिव प्रैक्टिस करने से आती है। तो आप हमेशा याद रखना, मंगल का संबंध प्रैक्टिस से है। और D30 चार्ट के अंदर जब हम मंगल को देख रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए इस चीज की प्रैक्टिस हमने गलत की है, गलत वे से हमने उसका अभ्यास किया है। जिस चीज को आप गलत रूप में प्रैक्टिस करेंगे, वो एक ना एक दिन आपके लिए बीमारी के रूप में उभर करके आएगी। ये मंगल की बात है। जुपिटर, जुपिटर इज अ नेगेटिव एजुकेशन। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ गलत चीजें पढ़ने लगते हैं, गलत चीजें सीखने लगते हैं, और हमें लगता है कि हमें आनंद आ रहा है, आनंद की अनुभूति आ रही है, चलो बम बनाना सीखते हैं, चलो मार पिटाई करना सीखते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव हमें चीजों को सीखना होता है। आप देखते हैं हमारे देश में नहीं, वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसी एजुकेशन सिस्टम हैं जो धर्मांध बनाते हैं और धर्मांध के बाद आतंकवाद की तरफ लेकर के जाते हैं। वो क्या है? वो नेगेटिव टीचिंग को फॉलो करने वाली चीजें हैं। अगर बृहस्पति गलत प्लेस्ड होगा तो उनके गुरु कैसे होंगे? नेगेटिव गुरु होंगे, यानी कि वो नेगेटिव लोगों को अपना गुरु बनाएंगे, नेगेटिव लोगों को अपना प्रेरणा स्रोत बनाएंगे। वो कहेंगे फलाने राम आतंकवादी जी मेरे बड़े अच्छे प्रेरणा स्रोत है, या उन्होंने इतने क्राइम किए थे वो मेरे प्रेरणा स्रोत है। तो बड़ा ध्यान से, जब भी कोई हम बचपन में बड़े हो रहे होते हैं, हमारे रोल मॉडल्स अच्छे होने चाहिए। ये रोल मॉडल्स हमारे सब कॉन्शियस में जा करके बीमारी के रूप में बाहर निकल करके आते हैं, मिस फॉर्च्यून्स के रूप में बाहर निकल करके आते हैं। इसी प्रकार से शनि हमें जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग भी नहीं करना है।
जब हम बहुत ज्यादा शोरों को, ग्रीफ को महसूस करते हैं, दुखों को महसूस करते हैं, हर जगह देखते हैं कि हर आदमी दुखी है, भोजन के लिए तड़फ रहा है, पानी के लिए तड़फ रहा है, कपड़ों के लिए तड़फ रहा है, गरीबी में पसरा हुआ पड़ा है, और हम दुखों का अनुभव कुछ ज्यादा कर लेते हैं। ये दुख भी हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है। ध्यान रखना, हम जिन भी चीजों की बात कर रहे हैं उनका दुष्परिणाम हमारे शारीरिक रोगों के रूप में बाहर निकल करके आता है। शनि का संबंध सेपरेशन से, शनि का संबंध वायु तत्व से है। वायु तत्व से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे अर्थराइटिस है, चाहे आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, या स्नायु तंत्र मंडल की प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी की सभी किन लोगों को होती है? जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा दुखों को करीब से देखा है, उन्हें महसूस किया है, या स्वयं वो जिंदगी के ऐसे पड़ाव में से होकर के गुजरे हैं जहां पर उसने इन परिस्थितियों को देखा है। उनके लिए ये शनि ग्रह नेगेटिव रूप बन करके उन्हें वायु तत्व को कुपित करके उनके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा होती है। जैसे नींद का ना आना, ये वायु तत्व की प्रॉब्लम है। अब ये सब चीजें आपने D30 में देखनी है। पहली चीज मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आज हमारी चर्चा D30 चार्ट पे चल रही है, उसकी टेक्निक के ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं मोटा मोटा बताना चाहता हूं आप लोगों को कि D30 चार्ट में आपने देखना है कि आपका शनि ग्रह कैसा प्लेस्ड है। जैसे कि हमारे एस्ट्रो पाठशाला की परंपरा है, चीजों को आसान बना करके हम लोग आपको बताना चाहते हैं, और वही चीज मैं यहाँ पर आज भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो हमने क्या देखना है? अभी हमने मंगल के बारे में बोला, जुपिटर के बारे में बोला, शनि के बारे में बोला। जो भी ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, इनको D30 चार्ट में देखना है कि किसका संबंध किसके साथ बन रहा है। समझ में आया? बहुत सिंपल है। मंगल को देखना है, गुस्सा, क्रोध, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, और उसका ये किस रूप में बाहर निकलेगा D30 चार्ट में? कौन सी बीमारियां? पित्त संबंधी, पित्त दोष बाहर निकल करके आएगा। नेगेटिव पित्त, अल्सर की बीमारी हो जाना, घाव हो जाना अंदर ही अंदर, और अत्यधिक ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम हो जाना, इस सब मैं आपको डिस्कस आज करने वाला हूँ। इसी प्रकार से बृहस्पति, जुपिटर जो है आकाश तत्व है, ये हमारी सोच पर डेंट मारता है। जब हम बहुत ज्यादा खुले दिमाग से नहीं सोच पाते हैं तो समझ लेना आकाश तत्व ठीक नहीं है। D30 चार्ट में बैठा हुआ जुपिटर अगर गलत जगह है, गलत सही स्थिति में नहीं बैठा, तो आपके जीवन में आकाश तत्व कमजोर है या आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है। कुएं का मेंढक नाम की कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी। जब भी किसी व्यक्ति का आकाश तत्व बिगड़ता है, वो एक कुएं के मेंढक की तरह जीवन को जीता है। पर D30 में हम क्या बात करें? ऐसा हुआ ही क्यों? D30 चार्ट की फिलॉसफी है, ये इसलिए हुआ क्योंकि उसकी जो अपब्रिंगिंग थी, उसके चारों तरफ जो ज्ञान बह रहा था, वो ज्ञान ही कुछ इस तरह का, उसको जो बड़े बुजुर्ग मिले, उसको जो उसके गुरु मिले, उन्होंने कहा बेटा घर से बाहर नहीं निकलना, गांव छोड़ करके नहीं जाना, गांव से दूर नहीं जाना, और नया तो सीखना ही नहीं है। जो हमारे ट्रेडिशन में, जो हमारी परंपरा में, वो ही करना, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। गलत तरह के ट्रेडिशंस, गलत तरह की मान्यताओं को फॉलो करने से आपका आकाश तत्व बिगड़ जाता है। धर्मांध होने से आकाश तत्व बिगड़ जाता है। जैसे मैं कहूं कि मैं हिंदू हूं, अब हिंदुइज्म में मान लीजिए कोई गलत परंपरा चल पड़ी, अब वो नेगेटिव है, और मैं को नहीं नहीं मैं हिंदू हूं, मैं इसलिए तो इसी परंपरा को फॉलो करूंगा, और उस परंपरा में मैं ये नहीं देखूंगा ये ठीक है या गलत है, ये आपके आकाश तत्व को बिगड़ देगी। जैसे मान लीजिए आप यमुना नदी के किनारे पर जाते हैं, आप खूब अच्छी तरह जानते हैं यमुना नदी में प्रदूषण बहुत है,
और मैं कहूँ नहीं नहीं, अब यमुना जी में आए दर्शन किए तो चरणामृत तो मैं करूंगा, और साइंटिस्ट कह रहे हैं भाई ये तो बहुत ही गलत तरह का इस समय पानी की व्यवस्था हो रही है, और आप फिर भी पानी पीते हैं। किसके कारण? धर्मांधता के कारण, गलत टीचिंग्स की वजह से। आपके बड़े बुजुर्गों ने सिखाया था कि आपको परंपरा निभानी है, चाहे वो कितना भी मान्यता गल सड़ क्यों ना गई हो। और हमने एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं रखी, हमने एक खुला दिमाग नहीं रखा, तो क्या होगा उसका दुष्परिणाम? बीमारी होगी, और बीमारी के रूप में निकलेगी। हमारी सोच का खुलापन जुपिटर पर डिपेंड करता है। मैं इतने आसान बता रहा हूं, क्या समझे? हमारी सोच का खुलापन हमारे जुपिटर पर डिपेंड करता है, D30 चार्ट। इसलिए मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, कहीं उसको D1 में मत देखना, क्योंकि हमें क्या होता है जब हम डिविजनल चार्ट पढ़ रहे होते हैं फिर भी हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन D1 पे चला जाता है, तो हमें लगता है मेरा बृहस्पति तो 12वें बैठा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं, D30 चार्ट में देखना है, आकाश तत्व के रूप में देखना। आकाश जब भी ध्यान जाए, बृहस्पति नहीं समझ में आए, आकाश की तरफ देखना, कितना खुला है, एंडलेस स्पेस, एंडलेस। ज्ञान की कोई सीमा नहीं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है जब रविंद्रनाथ टैगोर जी जब अंतिम समय में सैया पर पड़े हुए थे, तो उनके खास मित्र उनके पास आए, बिल्कुल एंडिंग स्टेज में, और उन्होंने देख करके उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके शिष्य समझ लीजिए, मित्र समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, क्या मृत्यु का भय लग रहा है तुम्हें? तो उन्होंने कहा नहीं, मृत्यु का भय नहीं। मैं इस बात का मुझे दुख जरूर है कि कितना विशाल ये ब्रह्मांड है, और मैं इस जीवन में केवल मात्र उसकी एक बूंद को चख चुका हूं। कितना कुछ मैंने लूज कर दिया, कितना पढ़ने के लिए, सोचने के लिए, सीखने के लिए कितना ज्ञान इस संसार में भरा पड़ा है, पर मैं लूज कर गया हूं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और ज्ञान कौन सीखेगा? जिसका आकाश तत्व अच्छा होगा। खुली सोच के साथ, खुले मस्तिष्क के साथ ही आप ज्ञान को सीख सकते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया, हमें अपनी सोच की प्रॉब्लम को कहां देखना है? हमें आकाश तत्व के माध्यम से, बृहस्पति के माध्यम से D30 चार्ट में देखना है। सो सिंपल। कोई बात नहीं भी समझ में आएगी, हैंड समझ ऐसे ऊपर कर देना, प्रश्न मत पूछना, मैं समझ जाऊंगा मामला गड़बड़ है, कहीं ना कहीं अटक गया मामला, तो मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा। तो हमारा मंगल ग्रह हो गया, हमारा गुरु ग्रह हो गया, अब हम बुध ग्रह के ऊपर आते हैं। बुध ग्रह हमारे नर्व सिस्टम को दिखाता है, हमारी स्टेबिलिटी को दिखाता है। जब हम बचपन से ही कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी इधर गए, कभी उधर गए, हम में अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, हमें अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, अपने आप को हम स्टेबल नहीं कर पाते हैं। तो स्टेबिलिटी का मतलब जो हिपिज्म होता है ना, कि आज यहाँ सो गए, कल वहां पड़ गए, घर बनाया नहीं, कुछ करा नहीं, और अपने जहां मन करा वहीं रात बिता दी, किसी के साथ हो लिए, किसी के साथ चल दिए, बड़ी भारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं कि कुछ है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। वो वाली सिचुएशन, जिसने कभी अपनी जिम्मेवारी को निभाया नहीं। जिम्मेवारियां निभाना, जिम्मेवारी वो निभा पाएगा जो स्थिर मस्तिष्क वाला व्यक्ति होता है। योग में भी वही तो बात कही है, स्थिर चित्त की बात कही है। ये बुध ग्रह से आता है। अगर आपका बुध अनबैलेंस्ड हो जाएगा, अगर आपका बुध अनबैलेंस्ड हो जाएगा, तो आपकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको जीवन में ये बहुत बड़ा उल्टा सामना करना पड़ेगा। अब ये कहां से आया? ये हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में पहले से था। जिन लोगों ने पार्टीशंस के समय के लोगों में, अगर वो अभी कुछ होंगे उसमें पार्टीशंस के लोग, उनसे पूछिए, उन्हें मानसिक समस्याएं बहुत हुई हैं, बहुत मानसिक, और उनके दिमाग में एक भय बन गया है। क्या भय बन गया है?
फिर से कहीं पार्टीशंस ना हो जाए, कभी हमें ये घर छोड़ के ना जाना पड़े। जब भी आपके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, उनको अपना घर छोड़ करके जाने की बार बार सपने आते हैं। उनको लगता है आज तो मैं इस शहर में हूँ, कल हूँ कि ना हूँ, पता नहीं क्या होगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? अगर मेरी जॉब छूट गई तो क्या होगा? मेरा घर छूट गया तो क्या होगा? मेरा शहर छूट गया तो क्या होगा? अब आपको पता है, ये सब सोचने से हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन एक प्रकार की प्रक्रिया कर रहा है। क्या प्रक्रिया कर रहा है? बीमारी देने का इंतजार कर रहा है। जब हम इस तरह की सोच को लंबे समय तक जीते रहते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है कि आज तो ठीक ठाक चल रहा है, कल को अचानक से मुझे छोड़ के भागना पड़ गया, अपना शहर, अपना घर, तो क्या होगा? अगर मेरी नौकरी छूट गई तो क्या होगा? मेरा रोजगार छिन गया तो फिर क्या होगा? इस तरह की ये बीमारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां देती है, वेन से रिलेटेड तकलीफें हमें देती है। तो हमें बुद्ध को संदर्भ में देखना पड़ेगा। पंडित जी, वो अब एक पूछना प्लान था कि ये पृथ्वी तत्व का है, जैसे बुद्ध, पृथ्वी तत्व तो का ये सर, यस। पृथ्वी तत्व से हमारे बीमारियों का किस तरीके से और संबंध होगा? वो अभी हम बताएंगे सर। अभी वीनस कोर मैं थोड़ा डिफाइन कर लूं, फिर हम उसी जल टॉपिक के तत्व। ऊपर है सर। हाँ, वीनस पे वीनस तो भी हम जल आएंगे। तत्व, जल तत्व है। हाँ जी 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 सर, बिल्कुल चिंता ना करें। ऊपर से फोन करके आया है, ऋषि मुनियों से मैंने बात की है बाकायदा, और उन्होंने कहा है बच्चों किताबों को छोड़ दो, साइड में रखो, अलग एंगल से पढ़ाओ, सबकॉन्शियस ब्रेन से पढ़ाओ, ताकि उस तरीके से हम सीखे कि रियल में हमें पता चले कि हमारी बीमारी कहाँ छिपी हुई है, किस ग्रह के साथ छिपी हुई है, ताकि हमें पता चले। अब हम चले शुक्र ग्रह के ऊपर। शुक्र ग्रह, जैसे सर ने बताया, कि जल तत्व है। जल का संबंध मैं कई क्लासों में कह चुका हूं, हमारे इमोशन से, पर यहाँ पर टचिंग सेंस से, कि जिसे हम टच करके देखते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं। शुक्र ग्रह गलत परिणाम, सॉरी, गलत चीजों को फील करेंगे, और गलत फीलिंग्स में अगर हम आनंद महसूस करेंगे, तो हमें बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, जो शुक्र जनित बीमारियां हैं। अब शुक्र जनित बीमारियां क्या होती है? अब आपको सीधा कॉम्बिनेशन बनाना है। शुक्र ग्रह का स्थान 2 है, एक जीवा, एक जननांग, 2 ही जगह शुक्र विराजमान होता है। अर्थात गलत खान पान का टेस्ट अपने जीवन में डेवलप कर लेने से, और गलत तरह के सेक्सुअल प्रैक्टिस में जाकर के शुक्र से रिलेटेड बीमारियां होंगी। शुक्र से रिलेटेड बीमारियां जैसे डायबिटीज का होना, जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर होना, और मेंटली सेक्सुअलिज्म। मेंटली सेक्सुअलिज्म का मतलब ये होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से उस प्रोसेस में बना रहता है, उसकी शॉर्ट प्रोसेस में ये सब कूड़ा कबाड़ा बना रहता है, और मानसिक रूप से उसको फील आता रहता है, जिससे वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, वीनस सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है, और जब शुक्र ग्रह अशुभ हो जाता है, तो जीवन का रस तत्व, जीवन की शक्तियां उसके शरीर से निकल जाती है, और दिन प्रतिदिन उसका शरीर कमजोर और कमजोर होता चला जाता है। तो ये हमारे पास 5 चीजें हैं, और इन 5 चीजों के माध्यम से D30 चार्ट समझाने का हमारे ऋषि मुनि प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को, कि ये चीजें अगर आपने गलत तरह से सीखी, गलत तरह से महसूस की, तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जो गलत थॉट प्रोसेस घुस जाएगा, वो बीमारियों के रूप में बाहर निकल के आएगा, जिसे हम मिसफॉर्च्यून्स कहते हैं, जिसे हम अरिष्ट कहते हैं, जो व्याधियों के रूप में भी निकलता है, जो व्यवहारिक रूप से भी निकलता है। व्यवहार, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, तो जब हम गलत तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन,
ये सब चीजें बीमारी की ही प्रैक्टिस है। तो अब हमें लगता है यार अच्छा, इनमें से हम में से सभी लोग हैं जो इनमें से किसी ना किसी दोष की, कोई कम प्रैक्टिस कर रहा है, कोई ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। तो D30 चार्ट ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि कौन सा दोष ऐसा है, कौन से एलिमेंट, कौन से पंच महाभूत से संबंधित दोष ऐसा है जिसको हमें हमारे पास हमारी कुंडली में ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो उसे हमने डाउन करना है, उसे हमें डाउन करना, उस दोष को बढ़ा हुआ मतलब बढ़ने नहीं देना, क्योंकि ये तो पहले से ही हमारे साथ बढ़ा हुआ है। बाय बर्थ ही हमारे साथ ऐसा है कि ये चीज तो हमारे साथ बहुत ज्यादा अग्रेसिव पहले से ही है। और अगर इसके प्रैक्टिस के अनुसार मतलब इसी के धर्रे पर हम चलते गए तो एक दिन ये जोरदार जीवन का एक्सीडेंट करेगा और फिर हमें सोचने का मौका भी प्राप्त नहीं होगा। इसके विषय में अभी चर्चा जारी रहेगी। अब हम सिंपल वे में पहली टेक्निक के ऊपर बात करेंगे। आप सभी लोग अपने D1 चार्ट को अपने सामने रख लें। सभी समझदार हैं, हायर स्टडी में चल रहे हैं इस समय एस्ट्रोलॉजी की, तो सभी को याद पड़ा है, कहने की क्या बात है। तो आपने ये देखना है D30 चार्ट का लगन कौन से हाउस को, D1 चार्ट के कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए मैं कर्क लगन का व्यक्ति हूं, तो और D30 चार्ट में मकर लगन आ जाता है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ मेरा सप्तम भाव, मेरा 7th हाउस राइज हो रहा है। D30 चार्ट में कौन सा हाउस राइज हो रहा है? 7th हाउस राइज हो रहा है। अब इतना बात समझ में आ गया कि सप्तम भाव से रिलेटेड तकलीफ आ सकती है। अब वो आएगी कि नहीं आएगी, अब सीधा चलते हैं D30 चार्ट के ऊपर। यानी कि सोच में जो प्रॉब्लम है, जो थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है, वो पार्टनरशिप को लेकर के होगी, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को लेकर के होगी, वो हमारे डे टू डे इनकम से रिलेटेड। हमने कुछ नेगेटिव सीख लिया है, हमने कुछ नेगेटिव सीख लिया है जिसके कारण हम बहुत तकलीफ दे स्थितियों में फंस सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपली D30 चार्ट का लगन के लॉर्ड को देखना है। D30 चार्ट के लगन के लॉर्ड को देखना है कि वो कहाँ पर बैठे हैं, किस ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं और किसके साथ नहीं बनाते। अब ये संबंध सबसे ज्यादा नेगेटिव कहाँ माना जाएगा, पहले तो नेगेटिव को देख लेते हैं, पॉजिटिव बाकी मिल जाएगा। भूल से भी लगन का लॉर्ड, ये मैं D30 चार्ट की बात कर रहा हूं, भूल से भी लगन का लॉर्ड 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में नहीं बैठा होना चाहिए। वाइस वर्सा, 6ठे का लॉर्ड, 8वें का लॉर्ड, 12वें का लॉर्ड किसी भी तरह से लगन से संबंध नहीं बनाना चाहिए, लगने से संबंध नहीं बनाना चाहिए। फर्स्ट चीज ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप में से कोई कहता है जी अगर बन गया तो कैसे समझे, कौन से उससे होगा ये रिलेटेड। तो आपने देखना है मकर लगन, मकर लगन का स्वामी कौन है? शनि ग्रह है। मकर लगन का स्वामी शनि ग्रह है। तो शनि ने संबंध बनाया, या तो 6ठे से बनाया, या 8वें से बनाया, या 12वें से बनाया, तो हमारा वायु तत्व गड़बड़ हो गया। कौन सा तत्व गड़बड़ हो गया? वायु तत्व। तो पहली चीज वो अगर वो ध्यान पूर्वक देखेगा, उसका बचपन कुछ ऐसी जगहों से होकर के गुजरा है, कुछ उसने दुख तकलीफें, कुछ कमियों को देखा है, शॉर्टेज को देखा है उसने, चाहे वो कपड़ों की शॉर्टेज हो, चाहे फूड की शॉर्टेज हो, चाहे वो फाइनेंस की शॉर्टेज हो, उसने अपने मन को मार के बैठा हो। तो वो याददाश्त, वो यादें उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में गई हुई है। अब ये मुद्दा क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं, क्या ये शनि का दोष
बीमारियों के रूप में आएगा क्या? जी यस, ये बीमारियों के रूप में आएगा। कैसी बीमारी? अब बीमारी दो होती है, दो प्रकार की बीमारी, एक साध्य रोग, एक असाध्य रोग। साध्य रोग का मतलब ये होता है कुछ दिनों में शांत हो जाता है दवा देने से, प्रिकॉशंस लेने से और दवा लेने से साध्य रोग ठीक हो जाता है। इसकी मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है? 1 दिन से लेकर 6 महीने तक। साध्य रोग जो विद इन 6 मंथ तक दवा से, प्रिकॉशन से जो ठीक हो जाए वो साध्य रोग। फिर आता है असाध्य रोग। कुछ भी कर लो ठीक ही नहीं होगा, मृत्यु के साथ ही, इस बीमारी के साथ जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन रोग का अंत होगा। असाध्य रोग की श्रेणियों में आता है। उसके लिए अब हमने जीवन जीना है तो हमें दवाओं के साथ जिंदगी भर रहना पड़ेगा, प्रिकॉशंस के साथ रहना पड़ेगा, और थोड़ी सी भी कोताही बरती तो मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा। अब इसमें वायु तत्व को हमने देखना है, वायु तत्व एंड बैलेंस। अब इसके साइकोलॉजिकल संबंध, साइकोलॉजिकल चीजों को देखो। जब भी वायु तत्व बिगड़ता है मन स्थिर नहीं रहता। मन स्थिर को कैसे समझेंगे हम? सुबह कुछ प्लान बनाया, दोपहर में अपने ही प्लान को काटा, रात को दूसरा प्लान बनाया, अगले दिन सुबह उसी प्लान को काट दिया। फिर दोपहर में एक प्लान बनाया और कहा अब पक्के तौर से इसी प्लान पे काम करेंगे। हम करते भी हैं, बहुत तेजी से प्लान शुरू करते हैं, 3 दिन तक प्लान किया, चौथे दिन समझ में आया ये प्लान अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने किसी और को सुना, उसने तो इससे भी बेटर प्लान बताया, और चौथे दिन हमने उस प्लान को कैंसिल कर दिया और 5वें दिन हम नए प्लान पे आ गए। इसे कहते हैं हमारा मन स्थिर नहीं है। ये जस्ट एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, तो हमारा मन सेट नहीं है। दूसरा, वायु रोग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो सबको पता ही है, हार्ट की पल्पिटेशन का बढ़ जाना, अचानक से घबराहट हो जाना, ऐसा करना कि पता नहीं कोई शॉक ना लग जाए आपको, वो भयभीत बहुत जल्दी हो जाता है। बीमारी के डर की बात चल रही है, यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं मानेंगे कि कोई बंदूक रखे, कोई तलवार रखा, ये सब चीजें नहीं बता रहे हम लोग। हम कह रहे हैं वो अपनी ही बीमारी को लेके, अपनी ही उस शारीरिक दोष को लेके, एक तो सही सही डायग्नोज नहीं कर पाता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, दूसरा क्या है, बहुत जल्दी भयभीत हो जाता है, अरे यार पता नहीं क्या हो जाएगा, अभी मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, मरूं। वो व्यक्ति है जो छोटे से बीमारी के रूप में कोशिश करता है ढूंढने की और बड़ा रूप निकाल के लेके आता है। वायु ना ऐसे ऐसे घूमती है, जैसे एयर है, एयर का कोई पता तो है नहीं, जहां जहां उसको स्पेस मिलता रहता है ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ऐसे ही उसका थॉट प्रोसेस एयर की तरह, जहां जहां उसे स्पेस मिलता रहता है वहां वहां घूमता रहता है। आर्थराइटिस, जिसे हम गठिया बाई भी बोल देते हैं, अधरंग हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, ये सब वात रोग है। और भी बहुत सारी बीमारी, रात को नींद का ना आना, ये भी वायु विकार है। देखिए अगर रात को नींद की प्रॉब्लम है तो ये समझ लेना शरीर का वात बिगड़ा हुआ है, वायु बिगड़ी हुई है शरीर। तो आपने इस चीज को देखना है। क्लियर हुआ? ये जस्ट एक मैंने एग्जाम्पल आपको लिया है। अब मान लीजिए किसी का मेष लगन राइज हो रहा है, D30 का मेष लगन राइज हो रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा? सेम चीज को देखना है। कोई मंगल लगन का लॉर्ड 6, 8, 12 के साथ तो नहीं है, 6, 8, 12 के साथ तो नहीं बैठा। अगर नहीं बैठा तो इसका मतलब उससे रिलेटेड तकलीफ हमें नहीं होगी, उससे रिलेटेड तकलीफ हमें नहीं है। वो अगर वेल प्लेस्ड है, वो स्वग्रही होकर के बैठा है, वो उच्च का होकर के बैठा है। देखिए साहब, सिंपल मेथड बता रहा हूँ, स्वग्रही होके बैठा है, उच्च का होकर के बैठा है। अब उल्टी चीज, वो व्यक्ति बोल्ड होगा, वो व्यक्ति ताकतवर होगा, उसमें करेज होगा, उसमें साहस होगा, और पित्त दोष उसका बैलेंस होगा। पित्त उसका बैलेंस, जिसका भी पित्त बैलेंस होता है, कंकड़ पत्थर हजम आदमी होगा, कंकड़ पत्थर हजम आदमी होगा, और बिल्कुल फिट रहेगा, मोटापा बिल्कुल भी नहीं रहेगा,
वो एकदम चेहरा शरीर, उसको 60 साल में देखोगे जब भी वैसा मिलेगा, 70 में देखोगे जब भी वैसा मिलेगा, 80 में देखोगे वैसा मिलेगा। तो ये अग्नि तत्व की का बैलेंस होना इसे कहते हैं। इसका अग्नि तत्व का बैलेंस होना कहते हैं। अब हमें एक पॉइंट को और देखना है। वो भी देखने का तरीका क्या है, मैं फटाफट कुछ रूल्स करा दूंगा, फिर हम डिस्कस भी करेंगे। D1 चार्ट का, D1 चार्ट यानी कि आपकी जो लगन कुंडली है उसका लगन का लॉर्ड D30 चार्ट में गलती से भी छठे में, 8वें में और 12वें भाव में ना बैठा हो, या इनके साथ ना बैठा हो, इनके लॉर्ड के साथ। और अगर वो लॉर्ड मैलेफिक प्लेनेट है तो इस बात को दिखाता है कि अननेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ होगी। अगर वह शुभ ग्रह है तो नेचुरल डेथ को दिखाता है। वो गुरुजी एक बार फिर नेचुरल, से रिपीट करना सिंपल सिंपल जगदीश जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। D1 चार्ट का लगन का लॉर्ड, जैसे मान लो मेरा कर्क लगन है तो लगन का लॉर्ड चंद्रमा है, और D30 चार्ट में ये यदि छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में बैठ जाए और वहां पर कोई मैलेफिक प्लेनेट आ जाए, मैलेफिक प्लेनेट हो, या तो वो मैलेफिक प्लेनेट हो उसके साथ बैठा हो, या वो षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादश खुद ही मैलेफिक हो और दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए और 6, 8, 12 में बन जाए, तो ये अननेचुरल डेथ को शो करता है। अननेचुरल डेथ का मतलब ये होता है कि अचानक से डेथ हो जाए और जिसकी कल्पना भी ना की जाए और कम आयु में हो जाए, मतलब जिसकी ज्यादा आयु ना हो और कम आयु में, उसे अननेचुरल कहते हैं। जिसमें से सबसे ज्यादा D30 चार्ट में एक्सीडेंटल्स योग देखे जाते हैं कि अचानक से एक्सीडेंट हुआ और बंदा खत्म हो गया। कोई ऐसा जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गया कि एकदम बंदा बैठे बैठे चला गया, कि एकदम हम मौका ही नहीं मिला, एक्सीडेंट हुआ मौका ही नहीं मिला। मुझे चीजें याद नहीं आ रही, जिन जिन में भी अचानक से चीजें हो जाती हैं और हम पहले से पता भी नहीं कर पाते उस चीज के पीछे, ये अननेचुरल है। जो नेचुरल, नेचुरल क्या होती है, इंसान अपनी बीमारी के साथ लंबी आयु के साथ जाए, उसे नेचुरल डेथ कहते हैं। ये तो भी होना ही था, कोई कभी 96 ईयर्स के बुजुर्ग थे, तो कोई बात नहीं, ये तो भी जाना ही है, एक ना एक दिन तो संसार से विदा कहना ही है। तो ये नेचुरल है, क्योंकि आयु तो हर व्यक्ति की, हर जीव की फिक्स्ड है, उसके अनुसार उसको एक दिन इस संसार को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें लगन के लॉर्ड यानी D1 का लगन का लॉर्ड D30 चार्ट में कैसे प्लेस्ड है, ये बताता है हमारी नेचुरल डेथ होगी या अननेचुरल। अगर D30 चार्ट लगन का लॉर्ड, आपका लगन का लॉर्ड D30 चार्ट में वेल प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड का मतलब जो मेरे पुराने स्टूडेंट आप समझते हो, मैं केंद्र में और त्रिकोण में इसको वेल प्लेस्ड मानता हूं। बाकी जो और भी नियम होते हैं जिसे वेल प्लेस्ड कहा जा सकता है, मंगल का छठे भाव में बैठना, शनि का 8वें में बैठना, शुक्र का 12वें में बैठना, हम इसको भी वेल प्लेस्ड मानते हैं। अगर वेल प्लेस्ड हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो इट शोज द नेचुरल डेथ। तो इससे क्या होगा कि हमारे जीवन में मिसफॉर्च्यून्स, तकलीफें, रोग बेशक आ जाएं, पर हमारी लॉन्जेविटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बहुत सटीक सा, मैंने आसान सी, मैं आपको D30 चार्ट से पता लगाने वाली टेक्निक को मैं आपको बता रहा हूं, तो ये हमेशा याद करना। अब इसमें प्रश्न जो उठता है विशेष करके अक्सर, वो सूर्य और चंद्रमा जो दो लिमरिरीज है हमारी, इसको कंसीडर नहीं किया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है D30 चार्ट के अंदर सूर्य और चंद्रमा। सूर्य आत्मा है,
और चंद्रमा हमारा मन है, उसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया। ये मुद्दा आत्मा का नहीं है, D30 चार्ट का आत्मा से संबंध नहीं है, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जो चीजें दबी हुई पड़ी हुई हैं, जिन्हें हिंदी में हम कुंठाएं बोलते हैं, कहते हैं ना ये व्यक्ति कुंठित है, सनकी भी बोल देते हैं कि हम किसी एक चीज के पीछे सनकी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अगर सनकी आदमी की सही मायने में आपको उसकी कुंडली देखनी है तो D30 चार्ट देखना चाहिए। अगर आपको कोई लगे कि यार ये बड़ा सनकी टाइप आदमी है, बड़ा फिनकी टाइप आदमी है, तो D30 चार्ट को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इस बेचारे के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब इसकी फिलॉसफिकल मीनिंग ये है कि कोई भी नेगेटिव चीज ब्रेन में, चाहे वो मंगल से आए, चाहे वो शुक्र से आए, चाहे बुध से आए, चाहे गुरु से आए, कहीं से भी आई हो, कोई भी नेगेटिव चीज 5 तत्वों को लेकर के उसको बाहर निकालना है। बाहर अगर नहीं निकलेंगे तो वो बीमारी का रूप धारण कर लेंगे, बीमारी का रूप धारण कर लेंगे। जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं हम तो नेगेटिव नहीं सोचते, पर क्या करें जब नेगेटिव विचार आते हैं तो भाई हम कौन सा उन्हें बुला बुला के लाते हैं, हम कौन सा उनको न्योता दे दे करके आते हैं, आओ हमारे अंदर घुस जाओ। अब विचार आ रहे तो आ रहे यार, हमें फील होता है तो होता है नेगेटिव फील, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कसूर है। और वास्तविकता भी है, हमें कसूर महसूस भी नहीं होता है। आप इस बात पर D30 चार्ट की उपयोगिता को समझेंगे, वो लोग भी बीमार हैं जो प्राणायाम करते हैं, वो लोग भी बीमार हो जाते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग भी बीमार हो जाते हैं जो रोज सैर कर रहे हैं, वो लोग भी बीमार हो जाते हैं जो बिल्कुल डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। क्या वो बीमार नहीं होते? क्या उनके जीवन में दुख तकलीफें नहीं होती? क्या वो नेगेटिविटी को फील नहीं करते? फिर हम कहते हैं है तो आखिर इंसान। यहीं पर D30 चार्ट की उपयोगिता मालूम लगती है। देखिए मोटा मोटा तो D1 ही बता देता है कि इस व्यक्ति के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर D30 की क्या जरूरत है? D30 चार्ट ऋषियों ने जो बनाया वो उसके बियॉन्ड जा करके है कि उस चीज को भी तुम पता लगा लो जो तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती अपने लाइफस्टाइल के अंदर। अरे हम तो सुबह भी उठते हैं, एक्सरसाइज पे जाते हैं, फिर डाइट में जाते हैं, हम ना पकोड़े खाते, हम ना कचौड़ी खाते, हम ऑयल भी नहीं यूज करते, फिर डॉक्टर कहते भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। भाई ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आ गया? फिर हम कोलेस्ट्रॉल के पीछे लगते, कोलेस्ट्रॉल सेट करा, फिर कुछ और नई चीज निकल करके आ जाती है, और फिर भी हमें ना चाहते हुए भी दवाओं के अधीन जाना ही पड़ता है। तो ऋषि इसके बारे में क्या कह रहे हैं? ऋषि कह रहे हैं ये सब कॉन्शियस की प्रॉब्लम है। क्या है? ये सब कॉन्शियस ब्रेन की प्रॉब्लम है, ये डेली रूटीन लाइफ की नहीं। जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? लाइफस्टाइल को सुधारो, डेली रूटीन को सुधारो, हमें यही तो सोचने को मिलता है। परंतु ज्योतिष इससे भी बहुत ज्यादा आगे है। हमारे ऋषि इतने तत्व दृष्टा थे, वो इस लेवल तक गहनता तक उसके अंदर तक की बातें पर हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। इसीलिए जिन लोगों ने मेरा शुरुआत के कोर्स अटेंड किए, मैं एक ही बात कहता हूँ, इट्स ए डिवाइन सब्जेक्ट। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीखने के बाद आपको साधु संत महात्माओं की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, प्रवचनों की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। जीवन के प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको आपकी कुंडली देगी। और अगर कोई कहता है मुझे आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो उसे ये समझ लेना चाहिए अभी ज्योतिष की यात्रा उसकी बाकी है, अभी उससे कुछ कदम और चलना बाकी है। सिर्फ ऋषि आपसे चाह रहे हैं कुछ कदम और आगे चले। देखिए ऋषियों से जुड़िए, ऋषियों से जुड़ना बहुत जरूरी है, उस डिवाइन सत्ता से जुड़ना बहुत जरूरी है ज्योतिष को सीखने के लिए। ज्योतिष टेक्निक से भी ज्यादा डिविनिटी का खेल है। अगर आपके अंदर डिवाइननेस नहीं आएगी, जैसे मैं बहुत इस चीज पर मॉरलिटी के ग्राउंड के ऊपर मैं बहुत बोलता हूँ, पर जैसे ही लोग ज्योतिष सीखेंगे वो फिर वैसे हो जाते हैं।
तो मैं बहुत पहले सोचता था, मुझे दुख होता था, मैं कहता था ऐसा कैसे। फिर कुछ समय के बाद पता लगा भाई D30 चार्ट ही प्रॉब्लमेटिक है, हम क्या कर सकते हैं। D30 चार्ट की रेमेडी बहुत निहायत आवश्यक है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत निहायत आवश्यक है। इसको देखना इतना इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं नमांश भी अगर एक तरह से ना भी देखें आप, पर D30 चार्ट देखें। अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, अगर सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है तो D30 चार्ट, हाँ दूसरों का इंप्रूवमेंट करना है तो D1 D9 इज गुड। मैं सीधा सीधा कहता हूं सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, सेल्फ जजमेंट के लिए कि कौन सा ऐसा तत्व है जो इम्बैलेंस है हमारी लाइफ में। अगर हम तत्वों का बैलेंस नहीं करेंगे तो हम लाइफ को सही ढंग से नहीं जी सकते। चाहे आप वास्तु सीखें, वास्तु में क्या है, तत्व ही तो है, 5 एलिमेंट बैलेंस। आप प्राणिक हीलिंग में चले जाएं, आप कुंडलिनी चक्रा हीलिंग में चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, गोल गोल घुमा घुमा के वही 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। नक्षत्र में चले जाए, राशि में चले जाए, ग्रह में चले जाए, वास्तु में चले जाए, प्राणिक हीलिंग में चले जाए, मुद्राओं में चले जाए, योगा में चले जाए और प्राणायाम में चले जाए, हर जगह एक ही बात है, बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स। इसको जैसे मर्जी समझा दीजिए, समझ लीजिए 5 एलिमेंट को ही बैलेंस करना इंसान का ध्येय है। और कुछ लोग लकी होते हैं जिनके काफी हद तक ठीक होते हैं, पर हर व्यक्ति इस तरह से लकी नहीं होता। किसी लोगों को, किसी व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का सपना क्यों आता है, किसी को, आपको नहीं पता। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, पहले मैं जब ज्योतिष का काम नहीं करता था तो अगर उस समय कोई मुझे ऐसी ऐसी तकलीफें बताता तो मैं हंसता और मुझे लगता है ये आदमी पागल हो गया है। किसी को लगता है उसकी बीवी रात को छोड़ के भाग गई और रिपीटिशन। किसी महिला को लगता है कि उसके पति का अफेयर है। ये व्हाट इज दिस। हम जब उनसे पूछते हैं क्या ये है, अरे भाई उसकी सबकॉन्शियस ब्रेन में है, उसने बचपन में कुछ ऐसे सीन देखे हैं, उसने बचपन में कुछ ऐसा महसूस किया है जिसने अपने अड़ोस में पड़ोस में ये सब घटनाएं होते हुए देखा है, वो उसके सबकॉन्शियस में एंटर किया हुआ है, उसको गलत फीलिंग का परिणाम है। उसका शुक्र देखना आप D30 चार्ट में, उसका शुक्र जाकर के देखिए, उसको गलत फील हुआ है, गलत टच मिला है, गलत प्रकार का एहसास हुआ है, तो उसको शुक्र यानी कि मूत्र से संबंधित, इमोशन से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ेगा इस जीवन के अंदर। शुक्र देखना चाहिए, क्या कोई वो वहां पर पाप कर्तरी में है, पाप ग्रह के साथ छठे में है, 8वें में है, 12वें में है, या षष्ठी सप्तमे या द्वादश के साथ तो नहीं बैठा, कोई दृष्टि संबंध तो पाप ग्रह के साथ नहीं बना करके बैठा। आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगर आपने फाइंड आउट किया कि कौन सा तत्व है। अब जल तत्व की ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, शुक्र का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इसका मतलब हमारा जल तत्व तो बिगड़ा हुआ है। जिन लोगों का भी जल तत्व गड़बड़ हो जाता है उन्हें प्यार की फीलिंग इतनी नहीं होती, उन्हें लव की फीलिंग नहीं होती, और हमेशा डर लगा रहता है हमें जो कुछ मिला है वो प्रेम हमसे न छूट जाए, वो हमसे रूठ ना जाए, वो हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए वो बेचारा चक्कर काटता फिरता है। ऐसे चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, वो पीछे 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 एक ही तो संबंध मिला ले दे करके, जो कानूनी रूप से है, जो नैतिक रूप से है, जो सामाजिक रूप से है, कहीं ये छूट ना जाए, उसका भय उसे बना रहता है, उसके अंदर उसके कई तरह की तकलीफें आती है, और एक समय के बाद, एक उम्र के बाद, ये सभी के सभी मानसिक कुंठाएं रोग के रूप में बाहर आ जाती है। D30 चार्ट आपको समझाता है कि कैंसर एक मानसिक बीमारी है, कैंसर एक मानसिक बीमारी है या पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मास का दुष्परिणाम। तो ये बात बता रहा है, या तो ये मेंटल प्रॉब्लम है या ये पास्ट लाइफ के नेगेटिव कॉम्बिनेशन का, ग्रहों के कॉम्बिनेशन का दुष्परिणाम है। अगर कैंसर ये 36 की एज के बाद किसी को होता है, फिर से सुनिए, अगर 36 साल यानी कि शनि की आयु के बाद अगर किसी को कैंसर है
तो उसी के गलत चीजों का दुष्परिणाम है, उसी के गलत जिसको कहते हैं दुख को महसूस करने वाली चीजों का है। इसलिए बार बार मत सोचिए कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा एक दिन मेरे पास कपड़े नहीं होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा एक दिन मेरे पास ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप ध्यान से समझिएगा, ये आपको कैंसर जैसी बीमारियों के पास ले जाता है। आपके अंदर, हमारे अंदर सब कॉन्शियस में जो कुंठाएं हैं, कुंठा मतलब गांठें पड़ जाती है, एनर्जी का फ्लो चाहिए, एक एनर्जी को प्रॉपर फ्लो चाहिए। जब वो नहीं मिल पाता तो हमारे ब्लॉकेज बन जाते हैं, ब्रेन के अंदर ब्लॉकेज बन जाते हैं, और वो एक ना एक दिन बीमारी का रूप अख्तियार कर लेते हैं। इवन D30 चार्ट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए भी देखना बहुत अनिवार्य है। किसी भी तरह का अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है तो शुक्र यानी कि जल तत्व, यहाँ पर चंद्रमा को रिप्लेस जो है शुक्र से किया गया है। मतलब जो चंद्रमा का काम करेगा वो शुक्र ही करेगा, ये ध्यान रखना। चंद्रमा का काम शुक्र करेगा, सूर्य का काम मंगल करेगा, ये चीज ध्यान रखना। चंद्रमा का काम शुक्र और सूर्य का काम मंगल करेगा। यह समझ कि सूर्य कहाँ चला गया, नहीं भाई, वो मंगल करके देगा पूरा उस काम को। तो चंद्रमा इमोशन है जैसे, ऐसे ही यहाँ पर शुक्र इमोशंस को दिखाएगा। अगर शुक्र का तत्व बिगड़ जाएगा, मैरिज, रिलेशनशिप, प्रेम और रोमांस, उन्हें जीवन में रोमांस नहीं मिलता। जैसे कई लोग कहते हैं ना ये हमारा अफेयर नहीं हुआ आज तक, या हमें अफेयर नहीं मिला है कभी भी, और अफेयर मिल भी गया है तो वो रिलेशन नहीं चला आज तक। तो इस बात का भी कष्ट होता है आपको। वो जैसे एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है ना कि किसी ने लड़के लड़की ने अपनी मर्जी से शादी करी तो सारा समाज उठ के खड़ा हो जाता कि इन्होंने कर कैसे ली। तो फिलोसफर कहता है कि इनकी खुद की नहीं हुई इसलिए लट लेके आ गई, कि हमारी तो हुई नहीं, इसकी कैसे हो गई। ये मानसिक कुंठाएं हैं। ये बताती है जब हम किसी चीज को बोलते हैं, जब हम कुछ चीजों को प्रकट करते हैं, तो ये ध्यान रखना कहीं मानसिक कुंठाएं तो उसके रूप में नहीं आ रही है। तो मानसिक कुंठाओं को समझने का ये एक प्रकार का चार्ट है। ठीक है, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, और यार सिंह अगर राइज हो गया तो नंबर 5 राइज हो गया तो फिर क्या करेंगे, सूर्य तो यहाँ पे है ही नहीं। भाई मंगल को देखो आप, उसका काम मंगल करके देगा आपको, मंगल तो गड़बड़ नहीं है। अगर चंद्रमा वो राइज हो गया तो क्या करेंगे, अरे भाई उसको शुक्र पूरा करके देगा। तत्व 5 ही रखने हैं आपने, तत्व 5 रखने, ग्रह 7 है, 7 प्लैनेट्स है पर तत्व 5 है। तो उसका जो 2 बाकी है, सूर्य का मंगल और चंद्रमा का शुक्र काम पूरा करेंगे। हाँ, चंद्रमा की जगह शुक्र उस रोल को निभाने का कार्य करता है। फिर से मैं एक बार समझा दूं, उसके बाद D30 अपने आप समझ में आ जाएगा, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1 D30 चार्ट बहुत ही आसान है। नंबर 2 5 एलिमेंट आप सभी को पता है। मंगल फायर है, मंगल फायर है, जुपिटर आकाश स्काई स्पेस है, आपका मरकरी अर्थ है, आपका वीनस जल है, और एक कौन सा बच गया, शनि शनि वायु है, शनि एयर है। सिंपल, यहां तक समझ में आ गया। अब आपने करना क्या है, आपने देखना इन 5 तत्वों को लिख लो साइड में, और ये देखो इनमें से किस तत्व का ग्रह है, छठे के साथ संबंध बना रहा है, 8वें के साथ बना रहा है, 12वें के साथ बना रहा है। अब ये संबंध कैसे भी हो, अब इसको जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लो, छठे में बैठा हो या सस्टेज बैठा हो, दृष्टि संबंध हो, किसी भी तरीके से संबंध बनाएगा। दृष्टि संबंध अगर होगा, ध्यान रखना, दृष्टि संबंध होगा तो बीमारी हमारी इच्छा से आएगी, यानी हम उसे बुला के लाएंगे न्योता देख के। वो कैसे बुलाना होता है, यार पड़ोसी को ये बीमारी होगी, कहीं मुझे तो ना हो जाएगी, यार हमारे गुप्ता जी को कोरोना हो गया, कहीं दूसरा मेरे को तो नहीं हो जाएगा। इसे कहते हैं न्योता देना, इन्विटेशन। सब कॉन्शियस में हम न्योता दे रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। हमें उल्टा करना होता है, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, अपने को कुछ नहीं होगा। मेंटली स्ट्रांग रहना है,
और ब्लॉकेज नहीं होने देना है, किसी भी चीज को ब्लॉक नहीं होने देना है, तो इसे कहते हैं न्योता देना। दृष्टि को समझिए, D30 चार्ट की दृष्टि को समझिए। अगर कोई गलत दृष्टि दे रहा है, मान लीजिए कि मैलेफिक प्लेनेट एक आपके किसी ग्रह को दृष्टि संबंध बना रहा है, तो न्योता देने से बीमारी लेके आएगा। यानी उस तत्व का अनबैलेंस आपके उस तरफ नेगेटिव अप्रोच होने से और उस नेगेटिविटी की प्रैक्टिस करने से वो चीज घटित होगी, मतलब फ्रुक्टिफाई होगी। क्लियर? कॉम्बिनेशन होने से, ये आपने बचपन से इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चीज पता लग गई, अब हमने उसको बाहर निकालना है। क्या करना है? बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए श्वास, श्वास बहुत ही बढ़िया माध्यम है। अब यानी कि चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा इसका इलाज करते हैं। D30 का इलाज सूर्य और चंद्रमा है। चंद्रमा आपकी श्वास है, क्योंकि हम मन तो नहीं कह सकते, मन से तो कोई सोचता ही नहीं खराब, मन से कोई आदमी नेगेटिव नहीं सोचता, ये चीज ध्यान रखिए। मन से कोई व्यक्ति किसी बीमारी को न्योता नहीं देता, मन से कोई किसी व्यक्ति को करता नहीं, यानी कि सोच समझ करके वो कुछ भी नहीं करता। पर उसके D30 चार्ट की इक्वेशन, उसके D30 चार्ट की सिचुएशन कुछ इस तरह से बिल्ड होती है कि वो अपने अंदर उस चीज की कुंठाएं बना करके रखता है। तो जितना श्वास बाहर फेंक सकते हो, सुबह शाम श्वास को जोर जोर से बाहर फेंकना, ऊपर नीचे करना, मंत्र की चैंटिंग्स करना, मंत्रों को चैंट, कोई भी बीज मंत्र का जोर जोर के जाप करना, जिसमें श्वास आए जाए, श्वास आए जाए। आप हमेशा दिखना, इससे आप प्योर होते चले जाते हो। आपके अंदर डीप तक बैठी हुई कुंठाएं भी एक दिन गलने लग जाती हैं। ये गांठें अगर बड़ी भी होती हैं, यानी कि कुंठाएं बड़ी भी होती हैं, एक दिन वो गलने लग जाती है। सेकंड चीज, सन। सन एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सूर्य नमस्कार को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य के साथ संबंध बनाने से, सूर्य के साथ संबंध कैसे बनता है? अग्नि तत्व को बैलेंस किया जाए हवन के द्वारा, हवन पद्धति के द्वारा, यानी कि अग्निदेव की पूजा करने से, फिर से बता रहा हूं, अग्निदेव की पूजा करने से D30 चार्ट की इम्प्योरिटीज समाप्त होती हैं और वायु को बैलेंस कर, श्वास को, श्वासों के माध्यम से अपनी कुंठाओं को बाहर निकालने से D30 चार्ट की रेमेडी होती है। कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सूर्य चंद्रमा को याद रखना। क्या रखना? सूर्य की बात आए तो यज्ञ देवता, हवन, घर में हवन करना शुरू कर देना, शुद्ध देसी घी से खुशबू को महसूस करना, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य के समय उठना, उन्हें प्रणाम करना, अच्छे अच्छे मंत्रों की चैंटिंग सुनना, मंत्र को जोर जोर से बोलना, धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से। अगर आपको D30 चार्ट में प्रॉब्लम महसूस होती है तो, अदरवाइज नहीं, बट नॉट मेडिटेशन, ये ध्यान रखना, नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन इसका इलाज नहीं। मेडिटेशन आपकी कुंठा को बढ़ा भी सकता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन सूट नहीं करता, और मेडिटेशन करने के बाद कुछ समय के बाद छोड़ देते, 3 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद छोड़ देते, नहीं कर पाते डेली रूटीन में। क्यों नहीं कर पाते? कि जो कुंठाएं पहले से बैठी हुई हैं वो उसको खोने ही नहीं देती। जब तक आपके चैनल प्योरीफाई नहीं होंगे, कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना। मेडिटेशन तो जब करेगा ना, जब उसका वायु तत्व बैलेंस होगा। वो एयर तो अंदर दग उसको टिकने ही नहीं देगी। कैसे हो जाएगा? एयर अंदर बैठी हुई अनबैलेंस है तो नहीं होगा। अगर आपका अग्नि तत्व बैलेंस नहीं है तो आप आंख ही बंद नहीं कर पाओगे। आप हमेशा ऐसे आंखें खोल के रखो, एक्स्ट्रा अलर्ट। कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा अलर्ट है ना, ये ना हो जाए घड़ी पेन बहुत ज्यादा अलर्ट है, अरे ये कौन वो कौन, आंखें खुली रखता है कि उसे डर लगता है आंखें बंद करूंगा तो कोई अनहोनी ना हो जाए। अग्नि तत्व, इसलिए वो आंखें कैसे बंद होने देगा। और आंखें बंद नहीं करनी है हमें मेडिटेशन में। सहज क्रिया ये है
मेडिटेशन में अपने आप ही आंखें बंद होती है सहज गति से अपने आप ही, और इंसान को पता ही नहीं लगता। ये मेडिटेशन है। इसीलिए डायरेक्ट मेडिटेशन इज वेरी टफेस्ट टास्क। अष्टांग योग पतंजलि ने इसलिए बताया। यम, नियम, आसन, फिर है आपका प्राणायाम, फिर है प्रत्याहार, फिर आएगा आपका मेडिटेशन। और हम शुरू में लग जाते हैं, एकदम से सीधा गए, ओहो मेडिटेशन, श्वास इधर मारा उधर मारा, 2 दिन 3 दिन करा, चौथे दिन बोला जय श्री राम। ऐसा ही तो होता है। D30 चार्ट क्यों करने देगा भाई मेडिटेशन आपको? तो सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा को पकड़ना है हमने, अगर मेडिटेशन के मार्ग तक पहुंचना है तो हमें। अगर हम रियल में, मेडिटेशन बहुत अच्छी टेक्निक है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, परंतु D30 चार्ट का रूल समझ लीजिए, जब तक आप सूर्य और चंद्रमा को नहीं साधेंगे, जब तक आप मेडिटेशन के मार्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे पहला ही रूल है यम। यम का नियम, अगर हम यम को समझ लें, अगर हम पतंजलि ने जो कहा कि उसकी जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नियम तक नहीं पहुंच पाते। अब जब तक नियम में नहीं आ जाते, नियम का मतलब है डिसिप्लिन, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा तो हमारे अंदर आसन करने की क्षमता नहीं डेवलप होती। और आसन जब तक हमारे अंदर डेवलप नहीं होगा तो हम प्राणायाम में सही नहीं कर पाएंगे, हम प्राणायाम भी गलत करेंगे। प्राणायाम क्या है? श्वासों का इनहेल एक्सहेल ही तो है। अब ये वही काम कर रहा है जो चंद्रमा करता है। प्राणायाम वही काम कर रहा है जिस चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं, और उसे 3 पड़ाव पहले गुजरना है। ये चीज ध्यान रखिए। इसलिए मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं, D30 चार्ट हमें समझा रहा है, जब तक अपने जीवन में सूर्य को नहीं साध लोगे, जब तक आप चंद्रमा को नहीं साध लोगे, जब तक बात नहीं बनने वाली। और इसी को हठ योग में ईड़ा और पिंगला को साधना कहा गया है। ईड़ा, सूर्य, चंद्रमा, पिंगला। सूर्य और चंद्रमा जो नाड़ियां हैं, बीच की सुषुम्ना है, इन दोनों में बैलेंस बिठाना ही सुषुम्नाओं के मार्ग से कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी होती है, नहीं तो अधोगामी रहती है, फिर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसी कारण से तो वो कहते हैं भाई ज्योतिषियों के लिए क्या ईड़ा पिंगला? ज्योतिषियों के लिए ईड़ा पिंगला क्या हुई? ईड़ा पिंगला D30 में जाकर के देखो कौन सा चीज अनबैलेंस है, कौन सा एलिमेंट आपका अनबैलेंस है, और फिर ईड़ा पिंगला को साध लो, सारे एलिमेंट्स ठीक होते चले जाएंगे। तो सर ने जैसे बताया, जिस सीरीज में बताया, पहला कौन सा बताया? पहला मार्स बताया, पहले मंगल बताया। तो सबसे पहले मंगल को साधना हो, पहले तो क्रोध को शांत करना होगा, मन को शांत करना, क्रोध की अग्नि को शांत करना होगा। क्रोध की अग्नि कैसे शांत होगी? क्रोध की अग्नि शांत होगी जो हवन के अंदर भविष्य दे रहे हैं, यानी जो सामग्री डाल रहे हैं अग्नि देवता को, वो शुद्ध होनी चाहिए, यानी खान पान शुद्ध। पहला नियम खान पान शुद्ध होना चाहिए। D30 में 5 तत्वों का बता रहा हूं। खान पान क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में भी जो अग्नाशय में जो अग्नि कुंड प्रज्वलित हो रहा है, जो ललाटे, जो अग्नि देवता की जो चमक आ रही है, वो हमारे भविष्य से ही आती है। अगर भविष्य गलत डाल दोगे, भविष्य हवन सामग्री जो गलत डाल दोगे, तो वो अग्नि धीरे धीरे अनबैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही हमारे शरीर की अग्नि होती है, जब हम उसको गलत खान पान देने लग जाते हैं तो ये अनबैलेंस हो जाता है। और लॉन्ग टर्म तक गलत खान पान, यानी कि हमारे अग्नि तत्व को अनबैलेंस करने की जब हम प्रैक्टिस लगातार करते चले जाते हैं, तो हमारे अंदर उस खान पान की भी कुंठाएं होने लगती। पता है, कुछ लोगों से व्रत नहीं हो पाता, उपवास नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कभी हमें सोचना पड़ेगा, आखिर क्या प्रॉब्लम, क्या, व्हाट इज दिस, क्या प्रॉब्लम है? ये कुछ नहीं, हमने लंबे समय तक गलत भोजन दिया है, हमारे शरीर की अग्नि को गलत फ्यूल दे दिया। अब उससे हम उपवास नहीं कर पाएंगे, भूखा नहीं रह पाएंगे। ये गलत प्रैक्टिस का दुष्परिणाम है। नंबर 2 क्या था सर? नंबर 2 आपने क्या करवाया? वो सीरीज क्या थी? मंगल, शनि, गुरु, शनि शुक्र। तो पहला क्या है? मंगल है। मंगल, शनि, गलत प्रैक्टिस गुरु, नहीं करना बुध, है सर। क्या? शुक्र। मंगल, शनि, गुरु, बुध, शुक्र।
कोई बात नहीं सर, मुझे एक एक बताना, मैं तो वैसे ही भुलक्कड़ हूं। तो शनि, नंबर 2 है शनि। जैसे सर ने जो सीरीज कराई है उस सीरीज को मत भूलना बस। और आप देखेंगे पहली चीज पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। जो गलत खान पान से भोजन क्या करेगा, जब अग्नि विषम होगी तो भोजन को पचा नहीं पाएगी, और जब भोजन नहीं पचेगा तो सड़ा गला भोजन क्या क्रिएट करता है, गैस। वही तो वायु है, वही तो वायु है। अगर अग्नि बैलेंस हो जाएगी तो वायु अपने आप बैलेंस होने लग जाती है। क्योंकि जो सड़ांध उत्पन्न होती है भोजन की, जो शरीर में मल होता है, तो मल का विकार को दूर करने के लिए आप कुछ अच्छी औषधियों का सहारा भी ले सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अच्छी नींद बहुत जरूरी है वायु विकार को दूर करने के लिए। पर पहले अग्नि पे काम करना होगा, डायरेक्ट वायु पे मत कूदना। कोई भी किसी भी व्यक्ति का कोई सा भी एलिमेंट खराब हो, पहली प्रयास आपको मंगल से ही करना है। मैंने इसलिए अष्टांग योग का एग्जाम्पल आपको दिया है कि जैसे योग में पहला यम है तो दूसरा नियम है, फिर आसन आएगा। तो ऐसे सीरीज को तोड़ना नहीं है। पहला अगर मंगल रखा है तो ऋषि हमसे कई हजार गुना तत्वदर्शी दर्शी थे, और आज भी हैं वो सूक्ष्म शरीर के रूप में, आज भी वो है। तो हमें उस चीज को वो नहीं करना है, मतलब अनबैलेंस नहीं करना है। तो सबसे पहले, इसलिए मैंने सर से पूछा, मुझे तो याद ही नहीं है कि किस तरह उसका क्या सिस्टम। तो पहले हमें मंगल से ही शुरुआत करनी है, फिर शनि से शुरुआत करनी है। शनि की शुरुआत का सबसे अच्छा माध्यम क्या है, देह शुद्धि। किसी भी तरह से हमें शरीर की शुद्धि करनी है। अब शरीर शुद्धि के कई माध्यम है, पेट की सफाई या फलों का आहार। कि आपको नियम बनाना पड़ेगा कि मैं 3 दिन तक फलों के रस पे रहूंगा, फिर मैं सब्जियों के रस पे रहूंगा, फिर मैं जल के ऊपर रहूंगा, ऐसे ऐसे। यानी कि लिक्विड भोजन लगातार 7 दिन। वो बात अलग है 3 दिन ऐसे 2 दिन, जैसे वैद्य बताए आपको, जैसे नेचुरोपैथी वाला बताए, या शरीर शुद्धि के जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको बताएं, आपकी वायु शुद्ध हो जाएगी। और उसकी क्या पहचान होगी, नींद आएगी, सूरज छिपा नहीं, शनि ग्रह जागृत हुए नहीं, शाम को सूर्य ढला नहीं, आपको नींद आने लग जाएगी। समझ लेना, अब वायु सेट है। और रात को 9 बजे 10 बजे तो मोबाइल भी नहीं पकड़ा जाएगा, है ना। ये भी हमारे शत्रु हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको भी जोड़ लो। ये भी हमारे रिपू हो गए आजकल। ये भी हमारे वायु तत्व को बढ़ा देते हैं, ध्यान रखिएगा, ये हमारे वायु तत्व को बढ़ा देते हैं। अगर ये वायु तत्व पे जैसे ही काम होगा, अगला तत्व क्या था, आकाशी, आकाश। हमारी थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, हमारे सोचने का, चिंतन करने का चीज ही बदल जाएगी। हम सूक्ष्म से स्थूल होते चले जाएंगे और स्थूल से विशाल होते चले जाएंगे। हम अपना एक्सपेंशन कर पाएंगे, हम अपने कुल की को एक्सपेंड कर पाएंगे, हम अपनी सोसाइटी को एक्सपेंड कर पाएंगे, हम अपनी टीचिंग्स को, हम अपने थॉट प्रोसेस को पूरी दुनिया में फैला पाएंगे, पॉजिटिव विचारधारा को फैला पाएंगे, जिससे हमारा नेम, मान, सम्मान सब बढ़ेगा और हम गुरु की श्रेणी में आ जाएंगे। वी बिकम द मास्टर। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप कुछ भी हो, आप कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं, आप कारपेंटर का काम करते हैं, पर जिस दिन ये आकाश तत्व ठीक हो जाएगा, लोग आपको मास्टर कहेंगे। यार ऐसी टेबल तो सिर्फ यही बनाना जानता है कारपेंटर, इसके अलावा कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। आप पेंटर हो, आप कुक हो, कुछ भी हो, यू विल बी द मास्टर। आप अपने फील्ड के मास्टर हो जाओगे। ये समझ लेना, ये आकाश तत्व से आएगा। उसके बाद बुद्ध से आएगा अर्थ। जब ये सीरीज को पहचान लो, ये सीरीज वैसे होती चली जाएगी, तो आप देखना, आप जिस भी क्षेत्र में घुस गए ना,
कोई नहीं ला पाएगा आपको। आप कभी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे अपने काम को आगे ले जाने में, नेवर स्ट्रगल। ऐसे आएगा जैसे पानी आता रहता है ना, घर अपने घर के नल में पानी आता रहता है ना, अपने आप सहज गति से सरकार भेजती रहती है। तो D30 चार्ट में सरकार कौन है? भगवान। वो अपने आप भेजता रहेगा आपके पास। आपका इतना विशाल स्वरूप हो चुका होगा, सब कुछ सहज गति से होगा। और जब आप में स्थिरता आ जाएगी, आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। तो जिसका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग हो उसको इससे क्या मजबूत। अब आती है अगली बात, किसी का अग्नि तत्व, किसी का एयर एलिमेंट, किसी का आकाश तत्व, किसी का अर्थ, अगले की बात ही मत करो। शुक्र अपने आप ही बढ़िया होगा, उसको कोई मूत्र संबंधी विकार नहीं होगा, कोई उसको मानसिक रोग नहीं होगा, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड मानसिक कुंठाएं नहीं होंगी, कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं होगा। शुक्र को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगले तत्व को, जल तत्व को ठीक करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक ही ठीक होगा। अब चलो ज्यादा हो गए, पहले इसमें 3, जो शुक्र ओनली में ना, पहले 3, पंडित जी, फर्स्ट 3, शुक्र में फर्स्ट ना, 3। हाँ सर। ये शुक्र में जो लोगों को घोस्ट दिखाई पड़ते हैं या शुक्र के बिगड़ने से जो इंसैनिटी आती है, वेनरियल डिजीजेस आती हैं, यानी कहने का मतलब यूटीआई वगैरह है, यूरिनरी ट्रैक्ट डिफेक्ट्स वगैरह हैं, वो सब शुक्र के अधीनस्थ है। यानी घोस्ट का दिखना, भूतों को दिखना, हेलुसिनेट करना या इंसैनिटी आना, वो भी शुक्र जल तत्व के खराब होने से आते हैं। जी थैंक यू सर, आपने बड़ा अच्छा बताया। मूत्र संबंधी विकार, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सर ने उसे काफी अच्छे से अंदर तक जाके डिफाइन कर दिया है। मेरा सिर्फ फिलोसफिकल मीनिंग ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति पहले 3 एलिमेंट्स को ठीक कर लेता है, अगले 2 एलिमेंट्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य था, जब आप नंबर 4 पे पहुंच जाते तो 5 की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप ही ठीक ही होता है। कहने का मतलब मेरा ये कि ऑटोमेटिक ही वो ठीक मिलेगा आपको। जिस भी व्यक्ति के फर्स्ट 3 ठीक हो गए और आगे की उसको ज्यादा जरूरत भी नहीं है, वो धीरे धीरे अपने यहाँ भी या तो बैलेंस मिलेंगे या ठीक मिलेंगे, उसके ऊपर ज्यादा एक्शन लेने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्या समझा रहा है D30 चार्ट? D30 चार्ट ये समझा रहा है, जिस सेक्सुअल रिलेशन को लेकर के, जिस प्रेम तत्व को लेकर के हम इस संसार में कमाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, रातों की नींद खराब करते हैं, सब कुछ खराब करते हैं, वो तो अपने आप ही ठीक हो सकता है अगर हम इस सीरीज को समझ लें। सबसे पहले हमें अग्नि पर काम करना है, और अग्नि का तत्व बहुत बड़ा तत्व है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, जैसे ही अग्नि को जलाएंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगी। कोई भी व्यक्ति अग्नि को नीचे नहीं कर सकता, वो ऊपर ही निकलेगी, उसकी लो हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ेगी। यानी कि अग्नि का फिलोसफिकल मीनिंग है ग्रोथ। उस आदमी के अंदर शक्ति है ग्रो करने की, ऊपर जाने की। हम कहते हैं लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही, अग्नि की प्रॉब्लम है। अगर हम एक लेवल पर आकर के अटक गए हैं, ऊपर नहीं जा पा रहे, प्रॉब्लम इज अग्नि। हमारे अंदर वो आग नहीं बची है। शुद्ध देसी भाषा में कहते हैं आग नहीं है इसके अंदर, और जिसके अंदर आग है वो ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। कहते हैं ना रॉकेट इतना ऊपर क्यों जाता है, बोला इसकी पूंछ में आग लग रही है इसलिए रॉकेट ऊपर जाता है। तो वही वाली बात है, D30 चार्ट के अंदर अगर अग्नि बुझ गई है, वो व्यक्ति मजदूर भी कर रहा है तो मजदूरी में सेटिस्फाई मिलेगा। उसका आगे बढ़ने में आप जितना मर्जी उसके मोटिवेशनल सेशन करा लो, मेरी गारंटी है जितना मोटिवेशनल सेशन उसके सामने कर लो, करवा लो, कुछ नहीं हो सकता। वो जिस हाल में भी है बिल्कुल खुश है, बहुत बढ़िया है। तो ये बहुत ही आसान सी सीरीज थी, और सर इसको सीरीज को करवाएंगे तो मैं तो आगंतुक की तरह, उड़ता हुआ परिंदे की तरह आके बैठ जाता हूँ आपके दर्शन करने के लिए,
आपको नमस्कार करने के लिए, क्योंकि मेरा मन भी आप लोगों के बगैर लगता नहीं है। मैं कुछ भी कहूँ घूमता फिरता आ ही जाता हूँ। और सर का प्रेम, पंडित जी सर का स्नेह। आपने पंडित जी बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट आपने जैसे इसमें ना जितने भी इसका जो मेटाफिजिकल जो एस्पेक्ट है, वही D30 का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। उसी पे आपने पूरा मतलब इसका जो इस D30 चार्ट की जो संवेदनशीलता है, वो ही कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की कुंठाओं में और हमारे मेटाफिजिकल जो हमारा जो आत्मा से रिलेटेड जो हमारा स्वरूप है, उससे ही संबंधित है। इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुलाइज किया है। इसके अंदर बस एक थोड़ा सा एडिशन में ये कहना चाहूँगा कि सूर्य जो है इसमें मंगल की राशि में स्वग्रही माने जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा की पोस्टिंग होती है D30 चार्ट में, और जो चंद्रमा है वो शुक्र की राशि में, चंद्रमा शुक्र की राशि में बलवान माने जाते हैं। ये है क्योंकि चंद्रमा भी जल तत्व के हैं। और जैसे पंडित जी आप ने सही कह रहे बताया, हैं। आज की सर मैं पहले क्लियर कर दूं, आज की क्लास टेक्निकल क्लास मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई है। इट्स ए फिलोसफिकल मीनिंग ऑफ द D30 चार्ट। टेक्निकल सर करवाएंगे कि किस ग्रह की पोजीशनिंग कहाँ पर होगी और किस प्रकार से होगी, वो सर अगली क्लास में वो करवा सकते हैं। और यदि सर कंटिन्यू रखना चाहते हैं, सर मोस्ट वेलकम।